बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा टॉपिक आज का है, ये सेकंड पार्ट है क्लाइमेट के चैप्टर का, जिसमें हम वेस्टर्न डिप्रेशन के बारे में बात करें। ये साइक्लोन्स एक्चुअली डेवलप होते हैं वेस्ट मेडिटेरेनियन सी पे, यूरोप में, और वहाँ से ये चलते हैं टुवर्ड ईस्ट, और फिर रास्ते में जितने मालिक आते हैं वहाँ पे ये बारिश बरसाते चले जाते हैं। ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान है, सीरिया है, ईरान है, जितना भी वेस्टर्न पाकिस्तान है वो इससे मुस्तफ़ीद होता है। ये दिसंबर से मार्च के महीने के अंदर चलती हैं वेस्टर्न डिप्रेशन। हमारे इलाके जैसे मरी, सवात, गिलगित, हुंजा, मर्दान, पेशावर, यहाँ पर बारिशें जो हैं इसी सोर्स से होती हैं। अगर बलूचिस्तान में बात करें तो वहाँ पर कोयटा और ज़ियारत जो हैं वो इसके ज़रिए बारिश हासिल करते हैं। अगर हम आगे चलें तो इसके अंदर आप ये देखें कि मैप से आपको काफ़ी बखूबी अंदाज़ा होगा कि हाउ दैट रेनफॉल एक्चुअली इफेक्ट द वेदर ऑफ कंडीशंस ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रहा आपका मेडिटेरेनियन सी, और यहाँ से ये ईस्ट वाली डायरेक्शन में चलते हैं तो रास्ते में सीरिया, ईरान, अफगानिस्तान और फिर पाकिस्तान के ममालिक शामिल हो जाते हैं। ये खास तौर पे जितनी भी बारिशें हमारे वेस्टर्न रीजन्स में होती हैं वो इसकी वजह से आती है। आप देख सकते हैं पिक्चर से चित्राल, दीर, पिशावर, लोरालाई, कोयटा, खारान, यहाँ पर बारिशें इसी सोर्स से हो रही हैं। और कन्वेक्शनल करंट्स की बात करते हैं, ये लोकल विंड्स हैं आमतौर पे, जहाँ पे अनइवन हीटिंग होती है। फॉर एग्जांपल फैसलाबाद शहर में बहुत गर्मी डली, तो चन्योट और जो है आपका गोजरा और इसी तरह टोबाटेक सिंह में मौजूद जो सर्द हवाएं हैं वो फिर फैसलाबाद की तरफ चलना शुरू हो जाएंगी। अगर वहां पर कोई पानी का सोर्स है तो वहां पर जो है वो क्लाउड्स बनेंगे, और वो क्लाउड्स मूव करेंगे टुवर्ड द मेन लैंड, वो जगह, वो स्पॉट जो कि हॉट स्पॉट है, उस तरफ चलती हैं हवाएं। क्योंकि ये जितने भी क्लाउड्स बनते हैं ज़मीन पे बन रहे हैं, तो इनमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा मौजूद नहीं होता। और ये बहुत हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ये विंड्स काफ़ी खासी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग ज़रूर होती हैं। कन्वेंशनल रेनफॉल जो है, कन्वेक्शनल रेनफॉल ये आमतौर पे बहुत ज़्यादा नहीं होती, फसलों के लिए बहुत फ़ायदेमंद नहीं होती, लेकिन हाँ, एक स्फीयर सप्लाई ऑफ विंड जो है वो लाजमी ये सप्लाई करती है। और फिर उसके बाद मानसून और वेस्टर्न डिप्रेशन के दरमियान जो वक्ती जो है वो गैप है उसको ये फिल कर देती हैं, यानी कि ये अप्रैल मई में आ जाती हैं अर्ली समर में, और इसी तरह जो है सितंबर में भी आ जाती हैं। तो इनकी वजह से जो गैप है बिटवीन मानसून एंड बिटवीन वेस्टर्न डिप्रेशन वो आमतौर पे जो है वो कवर हो जाता है। अ, अब देन हमारे पास फिनोमेना जो है रिलीफ रेनफॉल का है। तो ऐसी रेनफॉल जो कि एल्टीट्यूड के हवाले से रूनमा हो, उसको हम लोग रिलीफ रेनफॉल कहते हैं। जिस तरह हाइट ऑफ लैंड बढ़ती है तो रेनफॉल के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जो ही हाइट ऑफ लैंड कम हो जाती है तो रेनफॉल के चांसेस भी कम हो जाते हैं। जिस साइड से वो रेनफॉल आ रही हो, बादल आ रहे हो, जिस डायरेक्शन से हो, उसके लिए वो डायमेंशन जो है, वो डायरेक्शन जो है हमारी विंडवर्ड साइड हो जाती है, और जिस साइड पे वो बादल चले जाते हैं दूसरी जानिब तो वो उसकी लीवर्ड साइड होती है। क्योंकि पहले आओ पहले पाओ वाला चक्कर है यहाँ पर, जो साइड पहले बारिश रिसीव कर लेती है, बादलों में मॉइस्चर कम हो जाता है, और जब वो दूसरी जानिब पहुंचते हैं तो वहां पर पहुंचने पर वो उतना मॉइस्चर प्रोवाइड नहीं करते जितना लीवर्ड साइड, विंडवर्ड साइड पे रिसीव हो चुका होता है। ये एक सूरत हाल है जहां पर आप देख सकते हैं कि एक साइड से जो है बादल आ रहे हैं विंडवर्ड साइड से, और फिर वो पहाड़ के साथ लगने के बाद एल्टीट्यूड गेन करते हैं, और फिर वहां पे बारिश बरसाते हैं, और वहां से लीवर्ड साइड पे चले जाते हैं। सो एक मैकेनिज्म है ये रिलीफ रेनफॉल में, जो कि हुआ करता है। अब फिर उसके बाद ये है कि लैंडस्केप चित्राल का इज अ रेन शेडो एरिया, a range of barren mountains the and planted natural vegetation can be seen in the valley areas। अब क्या है कि इस साइड पे जारी बात है बारिशें ज़्यादा होंगी, वहाँ पर दरख्त, हरियाली, वेजिटेशन भी ज़्यादा होगी। जिस साइड पे बारिशें नहीं होंगी वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करते हैं, ये आमतौर पर समुंदर के अंदर फ्लो करते हैं, और गहरे समुंदर में बनने वाले बादल और गरज बरस वाले जो आपके ख़ास तौर पे जो क्लाउड्स हैं अलॉन्ग विद स्ट्रॉन्ग विंड्स दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड द लैंड। और कभी कभार जब ये स्ट्रॉन्ग विंड्स पहुंचती हैं कोस्टल एरियाज में तो हैवी रेनफॉल का सबब
बनती हैं। वैसे तो पाकिस्तान का इलाका इन तमाम से काफ़ी हद तक जो है वो सेफ है, और हमारे इन वेस्टर्न पार्ट, हमारे जो है सदर्न पार्ट्स में इनसे होने वाली बारिशें बहुत ज़्यादा नहीं हैं, और ये पाकिस्तान के कोस्ट लाइन तक ना होने के बराबर पहुंचते हैं। देन ये कुछ इस तरह से नज़र आते हैं, और ये आमतौर पे एरिया जहाँ पे वो इम्पैक्ट डालते हैं। और फिर उसके बाद ये है कि ये सेटेलाइट इमेज है और प्रेशर एंड विंड्स। अब होता क्या है कि जितना हाई टेम्परेचर होगा वहां पे प्रेशर उतना जो है वो लो होता है, ठीक है। और जब लो प्रेशर जोन डेवलप होते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो हाई प्रेशर जोन से हवा लो प्रेशर जोन की तरफ आती है, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर का आपस में इनवर्स प्रोपोर्शन है। हाई टेम्परेचर जहां पे गर्मी ज्यादा है वहां प्रेशर लो है, और जहां पे सर्दी ज्यादा है वहां प्रेशर हाई है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमेशा हवा आती है। और जहां पर इसीलिए कि कोई दिन बहुत गर्म गुजरता है तो फिर अगला दिन ठंडे होने के चांसेस इस वजह से होते हैं कि सर्द हवाएं जो अल्लाह पाक ने बनाई हैं वो उस तरफ, उस जानिब मूव करना शुरू कर देती हैं। सो एज द फिनोमेना ड्यूरिंग विंटर, रेनफॉल की इफेक्टिवनेस बड़ा मैटर कर रही होती है। अगर हमारी जरूरत से ज्यादा हो जाए तब भी वो फायदा मंद नहीं, और जरूरत से कम हो तब भी वो फायदा मंद नहीं है। अगर ज्यादा हो जाए तो वो फ्लड्स का सबब बन जाती है, अगर कम हो जाए तो प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर जो है उसकी रिक्वायरमेंट वो नहीं मिलती। और ज्यादा हो तो फ्लडिंग का सबब बन जाती है, कम हो तो ड्राउट की कंडीशन बन जाती है। प्रोलॉन्ग्ड रेनफॉल विद लाइट शॉवर्स ज्यादा इफेक्टिव होती है, जो कि जमीन भी अच्छे तरीके से जज़ब कर सकती है और पौधे के लिए भी एब्जॉर्प्शन करना आसान हो जाता है। हम इकोनॉमी और लाइफस्टाइल पे अगर बात करें क्लाइमेट की, तो बहुत गहरा असर डालती है। हाईलैंड जोन्स के अंदर चूंकि टेम्परेचर बड़ा हार्श है, विंटर कोल्ड एंड लॉन्ग होती हैं, तो वहां पर जो उनके सोर्सेज ऑफ इनकम है वो इस वजह से काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। आ जाके एग्रीकल्चर जो है वो रह जाता है एक पेशा। और फिर उसके बाद ये है कि जब वेदर कंडीशन ज़्यादा ही सीवियर हो जाती हैं तो वहाँ से लोग मूव करके गर्म इलाकों की तरफ, और गर्म इलाकों का रुख कर लेते हैं। वेस्टर्न हाईलैंड्स की बात कर लें तो वहाँ पर बहुत सारे इलाके के अंदर आबादी मौजूद नहीं है, और इसके अलावा ये कि माउंटेन्स जो हैं वो बैरन है, और वहाँ पे एनुअल रेनफॉल जो है, जो एनुअली रेनफॉल बारिश होती है वो भी हमारे यहाँ कम है, क्योंकि वहाँ पर सोर्स जो है बारिश का वेस्टर्न डिप्रेशन है वेस्टर्न साइड पे। जबकि पंजाब और दरमियानी पंजाब, अपर पंजाब और लोअर पंजाब के अंदर इसी तरह इंडस प्लेन, अपर इंडस प्लेन और लोअर इंडस प्लेन के अंदर ज़्यादातर जो बारिशें आती हैं वो समर मूनसून की वजह से आती हैं, जो बहुत हैवी शॉवर लेके आती है। एरिड जोन वो जोन है जहाँ पर ख़ास तौर पे एरिडिटी मौजूद है, हीट मौजूद है, एवेपो ट्रांसपरेशन बहुत ज़्यादा है, वेदर कंडीशन हार्श है और खुश्की रहती है। क्रॉप्स का ग्रो करना, रहना वहाँ पे बहुत मुश्किल है। वहाँ पे जो बचे खुचे लोग रहते भी हैं वो नोमैडिक लाइफस्टाइल के ज़रिए ज़िंदगी बसर करते हैं, और कारेज सिस्टम जो है वो वहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों को इरीगेशन प्रोवाइड करता है। अब हमारे पास साउथ ईस्टर्न डेजर्ट की बात करें तो चोलिस्तान, नारा और थर है जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है। ये बहुत शदीद गर्म है, और इसमें जो रेनफॉल है उसको कंट्रोल करना बहुत नामुमकिन सी बात है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो राइज कर जाता है। एग्रीकल्चर, जिन जगहों पे पानी अवेलेबल है अच्छी खासी तादाद में, वहाँ पे राइस भी होता है, लेकिन जिन जगहों पे मीगरली अवेलेबल है, यानी बहुत ना, बहुत ज़्यादा बहुत कम, वहाँ वीट और कॉटन भी ग्रो की जाती है। यहाँ पर रहना इन क्लाइमेटिक कंडीशन में बहुत मुश्किल है। और लो लैंड एरियाज के अगर आप मौसमी हालात के बारे में बात करें तो सेमी एरिड से एरिड कंडीशंस हैं, और समर जो है वो हॉट होते हैं। एग्रीकल्चर उन जगहों पे बाखूबी किया जाता है जहाँ पर बारिशें भी होती हैं और पानी भी अवेलेबल है। अगर पानी हो तो गंदम और राइस लगाए जाते हैं, अगर पानी ना हो तो आमतौर पर मिलेट, बाजरा वगैरह और जो है वो लगाया जाता है। देन अगर हम बात करें लो लैंड एरियाज में आने वाली बारिशों का डिफरेंट सिलसिला जो हो सकता है, वो समर मूनसून हो सकता है, विंटर मूनसून हो सकता है। लेकिन विंटर मूनसून जो है वो एंटायरली अनरिलायबल है, और कभी भी उन पर यकीन नहीं किया जा सकता कि वो नीड्स को फुलफिल करेंगे। चूंकि पानी और बारिशें कम है, लिहाजा वेजिटेशन भी कम है, और चूंकि वेजिटेशन कम है तो वहां पर आबादी भी बहुत कम है। कोस्टल जोन की हम बात करें तो इसमें खास तौर पे हमारा सिंध कोस्ट और बलूचिस्तान कोस्ट आ जाती है।
और फिर इसमें ये भी है कि फेमस जो हैं वो पाकिस्तान के जो सी पोर्ट्स हैं वो भी इसी के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ पर लोगों की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो फार्मिंग से मुतल्लिका हैं, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतल्लिका है, और फिर उसके बाद कुछ इंडस्ट्रीज जैसे कि जो ट्रांसपोर्टेशन को सपोर्ट करती हैं इंटरनेशनली, उनके साथ हमारे डिफरेंट कोalitions हैं और बिजनेस भी। देन इफ वी टॉक अबाउट फ्लड्स, तो फ्लड्स जहाँ पर नुकसानदेह वहाँ पर फ़ायदेमंद भी हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लड्स बहुत ज़्यादा है इस तरह से, क्योंकि ये ह्यूमन सेटलमेंट को ख़त्म करने की भी सलाहियत रखते हैं और वहाँ पर मुख्तलिफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस को बेहतर बनाने की भी सलाहियत रखते हैं। जब पानी बहुत ज़्यादा आ जाए तो हम इस कंडीशन को फ्लड्स कहते हैं। तो कैसे हम रोका जा सकता है? ट्रीज़ लगाने से, चैनल बड़ी कर देने से, उसमें मौजूद सिल्ट को साफ़ करने से, डैम्स बनाने से, फिर उसके बाद ख़ास तौर पे पब्लिक अलर्ट्स को फ्रीक्वेंटली देने से, पानी को स्टोर ज़्यादा करने की सलाहियत रखने से फ्लड्स जो हैं वो खासी मिकदार में कम होते हैं। बेनिफिट्स क्या है? फ्लड वाटर जो है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लेके आता है, रिच मिनरल सॉइल एलुवियम लेके आता है, और फिर उसके बाद बड़ा प्रॉमिसिंग है टुवर्ड एग्रीकल्चर। और ओवरफ्लो इट हेल्प्स प्रिवेंट मोर सीरियस फ्लडिंग। अब क्या है कि हमारे पास फ्लड प्रिजर्वेटिव्स भी हैं, प्रिवेंशन भी है और प्रिजर्वेटिव्स भी हैं। हम मुख्तलिफ प्रिवेंशंस ले सकते हैं अगर हम उसको रोक नहीं सकते, कि हम किनारे अपने दरियाओं के ऊंचे कर दें, नहरों के ऊंचे कर दें, ताकि ज़्यादा पानी जो है वो आ सके और ओवरफ्लो ना हो। ये तमाम इलाका जिसमें आमतौर पे फ्लड्स आते हैं या दरिया बहते हैं, फिश फार्मिंग के लिए बहुत अहम है। अच्छा, ये फ्लड जहाँ दूसरे फ़वाइद प्रोवाइड करता है, जब फ्लड का पानी कहीं पर रुक जाता है तो वहाँ पर मौजूद अंडरग्राउंड वाटर को भी रेज़ करता है। स्टॉर्म्स की बात करें तो पाकिस्तान में थंडर स्टॉर्म्स नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज में बहुत कॉमन है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब ड्रॉप करता है और लो प्रेशर जोन्स जनरेट होते हैं, तो हाई प्रेशर जोन से हवाएं तेजी रश करती हैं टुवर्ड लो प्रेशर जोन्स। डस्ट स्टॉर्म जो हैं वो भी हमारे नॉर्थ वेस्टर्न बलूचिस्तान में और सदर्न बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा है। जहाँ दरख्त नहीं होंगे, बारिशें नहीं होंगी, वहाँ पर डस्ट स्टॉर्म बहुत कॉमन हो जाएंगे। और जो है अपर इंडस प्लेन में क्रॉप डिस्ट्रक्शन भी जो है वो एक कॉमन फिनोमिना है। हालांकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। दे शुड इंडल्ज देमसेल्व्स इनटू जो है ख़ास तौर पे जो है ऐसे इक़दामात करने चाहिए जो कि फसलों को, जैसे विंड जो है शील्ड्स होती हैं, दरख्त ऐसे लगा लें इन डायरेक्शन में जहाँ पे फ्रिक्वेंटली हवाएं चलती हैं, तो इन चीज़ों से भी बचा जा सकता है। ड्राउट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आमतौर पे पानी अवेलेबल नहीं होता, और ये मुख्तलिफ किस्म का है। सम टाइम पानी अवेलेबल है तो इतनी मिकदार में नहीं है जितना कल्टिवेशन के लिए चाहिए। अगर कुछ रेनी डेज हैं तो वो इतने नहीं है जितने रिक्वायर्ड वहाँ पे रेनी डेज चाहिए फॉर कंपनसेटिंग द क्रॉप्स। और फिर उसके बाद सम टाइम ऐसे भी होता है कि शॉर्टेज ऑफ वाटर जो है बहुत सारी क्रॉप्स को इम्पैक्ट तो करता है, लेकिन उनको मुकम्मल तौर पे जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं करता। दैट इज कॉल्ड इनविजिबल ड्राउट। और अनप्रिडिक्टेबल ड्राउट है जब रेनफॉल कम है और आप ना उसको कह सकते हो कि हाँ पानी की फरावानी है, और ना कह सकते हो कि पानी की कमी है। ड्राउट को मैनेज कैसे करना है? हमें वाटर स्टोरेज स्कीम्स, डैम्स स्मॉलर एंड बिगर ज़्यादा बनाने हैं, और डीसैलिनेशन, समुंदर के पानी को साफ करके इस्तेमाल कर सकते हैं, डीसैलिनेशन करके इस्तेमाल कर सकते हैं, वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद ड्राउट रेजिस्टेंस क्रॉप्स जब लगाएंगे, वो जो कि पानी की कमी को बर्दाश्त कर सकती हैं, तो तब भी जो है ड्राउट काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। और लास्ट बात कि अगर हम लोग ख़ास तौर पे जो है वो वाटर लॉगिंग को कंट्रोल कर लेते हैं तो बहुत सारा पानी हमारा ज़ाया होने से बच जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। होप सो आपने लेसन जो है वो एंजॉय किया। थैंक यू।